कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान बहन भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मौसम के अनुसार आप अपनी फसलों की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। खबरें खेती की में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां और नए नए वैज्ञानिक तरीके, जैसे उन्नत बीज, उन्नत फल फूल और उन्नत किस्म के कृषि यंत्र। आज शुक्रवार है, आपके पत्रों के सवालों के जवाब देंगे कृषि वैज्ञानिक। तो देर किस बात की, आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गन्ना मूल्य 10 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव। केरल में प्राकृतिक रबर की सरकारी खरीद शुरू होगी। डीएपी होगी 10% तक महंगी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। गन्ना किसानों को राहत देते हुए खाद्य मंत्रालय ने गन्ना खरीद मूल्य में 10 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इससे गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 220 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने अगले अक्टूबर से शुरू होने वाले मार्केटिंग सीजन 2014-15 के लिए गन्ने का एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपए बढ़ाकर 220 रुपए प्रति क्विंटल तय करने का प्रस्ताव दिया है। इससे चीनी मिलों को एफआरपी पर किसानों से गन्ना खरीदना होगा। हालांकि प्रदेश सरकारें इससे अधिक स्तर पर एसएपी यानी कि राज्य परामर्श मूल्य भी लागू करती हैं। ऐसी सूरत में सीएसीपी पर गन्ना किसानों को दाम दिया जाएगा। गन्ने के एफआरपी में प्रस्तावित बढ़ोतरी सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही है। खाद्य मंत्रालय ने सीएसीपी की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। अब अन्य मंत्रालयों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। सरकार को मौजूदा मार्केटिंग सीजन में 241 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। केरल में प्राकृतिक रबर के दामों में लगातार आ रही गिरावट को थामने के लिए राज्य सरकार खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकेंगे। प्राकृतिक रबर के मूल्य में भारी गिरावट होने से किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए केरल सरकार खरीद कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने किसानों के नुकसान पर चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसके लिए वित्तीय मदद की मांग की है। वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ट्रस्ट से 100 करोड़ रुपए सुलभ कराए जाएं। यह रकम प्राकृतिक रबर की खरीद समेत इसके तय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रबर की कीमत घटने से घरेलू बाजार में गिरावट आई है। राज्य सरकार ने केंद्र से रबर के आयात पर पाबंदियां लगाने और आयात शुल्क बढ़ाकर 70% या 49 रुपए प्रति किलोग्राम तय करने की मांग की है। सरकार द्वारा गैर यूरिया उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करने का विचार किया जा रहा है। इससे डीएपी सहित एमओपी के दामों में भी वृद्धि होने की संभावना है। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश सहित गैर यूरिया उर्वरकों की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नीति के तहत गैर यूरिया उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी में 10 तक की कटौती पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय फरवरी में प्रस्ताव कैबिनेट को भेज सकता है। हालांकि वर्तमान में बाजार पहले से ही गैर यूरिया उर्वरकों के स्टॉक से अटा पड़ा है। इस वर्ष गैर यूरिया उर्वरकों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 20 से 30% तक कम रही है। इसका प्रमुख कारण यूरिया की कीमतों और गैर यूरिया उर्वरकों की कीमतों में काफी फर्क होना भी है। किसान यूरिया सस्ती होने से इसका उपयोग अधिक करते हैं, जिससे भूमि में पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा होने का खतरा बढ़ा है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा फसल उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों में बारिश हो सकती है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड और बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहेगा। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि इस मौसम में गोभी वर्गीय फसल की निराई गुड़ाई करें। हीरापीठ इल्ली के निगरानी हेतु फिरोमेन प्रपंश 3 से 4 प्रपंश प्रति एकड़ की दर से खेतों में लगाएं।
इसके अलावा किसान भाई एकल कटाई हेतु पालक की किस्म ज्योति की बुआई कर सकते हैं। पत्तों की बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। और रिया, तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी, कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। मंडियों में ग्वार सीड की सप्लाई काफी अधिक हो रही है। इस साल ग्वार सीड की पैदावार में भी इजाफा होने की संभावना है। साथ ही ग्वारगम निर्माताओं ने पहले ही भारी मात्रा में खरीद कर ली है। अब मांग कमजोर पड़ने से इसके वायदा कारोबार में भाव गिरने के आसार हैं। इसी तरह वायदा कारोबार में कपास के दाम गिरने की संभावना है। गुजरात के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में कटाई जारी है, जबकि मंडियों में इसकी मांग कमजोर बनी हुई है। कपास की निर्यात मांग में फिलहाल कोई खास इजाफा होने की संभावना नहीं है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान बहनों भाइयों, यकीन मानिए, जब आपकी जिज्ञासा और सुझाव भरे पत्र हमें सुदूर गांवों, कस्बों और प्रदेशों से मिलते हैं तो दिल को बेहद प्रसन्नता मिलती है। आपके पत्रों के सवालों के जवाब दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। तो आइए देखते हैं आपकी चिट्ठी। नमस्कार, आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी चिट्ठी कार्यक्रम, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए पत्रों के प्रश्नों के जवाब देते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक।
आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर BS तोमर जी को, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए पत्र पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। यह पत्र हमें भेजा है किरण कुमार ने छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब ये पूछती हैं कि मशरूम की खेती किस प्रकार की जा सकती है और मशरूम की खेती के लिए कौन कौन सी किताबें और किस प्रकार के वीडियो इन्हें मिल सकते हैं, इसी के बारे में ये चाहती हैं विस्तृत जानकारी। किरण जी, जैसे आपने बताया कि आप मशरूम उगाने में रुचि रखते हैं, इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। और मशरूम की हमारे देश में 3 प्रकार की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। पहली होती है व्हाइट बटन मशरूम, दूसरी होती है ओएस्टर मशरूम और तीसरी होती है पेडी स्ट्रा मशरूम। ये 3 किस्में हैं और ये एक प्रकार का फफूंद है। और हमारे देश में 90% जो उत्पादन है इसका मशरूम का, वो जो है व्हाइट बटन मशरूम का ही होता है। आप अगर इसमें बहुत पूरी दक्षता के साथ करना चाहते हैं तो मेरा पहला सुझाव आपको ये रहेगा कि आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में जो पादप रोग संभाग है, विभाग है, उसमें जाकर के आप प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि समय समय पर इन प्रशिक्षणों का किसानों के लिए आयोजन किया जाता है और उसको उसके बाद शुरू करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मशरूम की जो खेती है उसको करने के लिए आपको पहले कंपोस्ट तैयार करना पड़ेगा। और कंपोस्ट जो है अलग अलग विधियों से तैयार होते हैं। एक विधि है जिसको हम लंबी विधि बोलते हैं, इसमें 28 से 30 दिन का समय लगता है कंपोस्ट के बनने का। और दूसरी जो छोटी विधि है उसमें 18 से 20 दिन का समय लगता है। और उसके जो अवयव हैं कंपोस्ट तैयार करने के, वो अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी अलग अलग संरचना बताई गई है। तो आप इसकी जो जानकारी है उसको लिटरेचर के माध्यम से आप ले सकते हैं। और इसमें जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो पूसा नई दिल्ली में इनका एक प्रकाशन विभाग है, उससे आप खुम्ब की खेती नामक एक पुस्तक है, उसका मूल्य 50 रुपये है। आप उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इस्पान होता है, इस्पान एक फफूंद का घोल होता है जिसको हम बीज कहते हैं। जब आप कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं और जिन आकृतियों में आपको इनको करना है, खुले खेत में करना है या जो अपनी नियंत्रित अवस्थाएं हैं उनमें करना है, तो उसके लिए आपको उसी प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। और ये बहुत अधिक गर्मी के समय में या बहुत अधिक सर्दी के समय में या वर्षा के समय में इसकी खेती खुले खेतों में करना, खुली अवस्थाओं में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे उत्पादन कम होता है। लेकिन जब हम इसको नियंत्रित अवस्थाओं में अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी योजना आपको तैयार करनी पड़ेगी, आकृतियां तैयार करनी पड़ेंगी और आपको निरंतर इसमें जो लगने वाली सामग्री है उसको भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, और अब लेते हैं अपना अगला पत्र, जिसे हमें भेजा है विवेकानंद पटेल ने जिला रायगढ़ से। ये पूछते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे पास इन 2 नारियल के पेड़ हैं, पौधे 3 से 4 वर्ष के हैं। पौधों की ये देखभाल किस प्रकार से करें जिससे उनकी बढ़वार अच्छी हो और अच्छा फलन उन्हें प्राप्त हो, इसी के बारे में ये विस्तृत जानकारी हमसे चाहते हैं। विवेकानंद जी, जैसे आपने बताया कि आपने 3 वर्ष के पौधे हैं और आपके पास 2 पौधे हैं, अगर आप उनसे अच्छी बढ़वार लेना चाहते हैं तो आपको उसमें 3 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो है, हम ये बताना चाहेंगे कि आप एक थाला बनाएं दोनों पौधों को चारों तरफ, और थाले का जो स्थान रहेगा वो रहेगा कम से कम 1.8 मीटर से 2 मीटर चौड़ाई में चारों तरफ थाला बनाना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको गर्मी के मौसम में इनमें अच्छी बढ़वार रहे। अगर फलन होता है तो अच्छे फलन के लिए उसमें प्रति पौधा प्रतिदिन 200 लीटर पानी देने की आवश्यकता होती है। और दूसरी जो बात है, अगर आप ड्रिप से देना चाहते हैं तो एक पौधे में आप 30 से 40 लीटर पानी प्रतिदिन देने की आवश्यकता होती है। तीसरी जो बात है, जो प्रमुख बात है कि आप उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार से करें, कितना करें। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप प्रति वर्ष प्रति पौधा कम से कम 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति पौधा आपको देना होगा। और इसके अतिरिक्त आपको जो रासायनिक खाद हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, इनकी 1/3 मात्रा आपको मानसून के शुरू होने से पहले इस्तेमाल करनी है और 2/3 मात्रा को आपको मानसून के बाद में इस्तेमाल करना है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। तो इसकी मात्रा हम आपको बताना चाहेंगे। आप 170 ग्राम नाइट्रोजन,
20 ग्राम जो है फास्फोरस, 400 ग्राम पोटास, इसकी मात्रा प्रति पौधा आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है मानसून से पहले। और मानसून के बाद में 330 ग्राम नत्रजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि पोटास को आपको इस्तेमाल में प्रति पौधा लाने की आवश्यकता है। और इसको आपको हर साल देना है। ये 3 से 4 साल के जो पौधे हो जाते हैं, इस मात्रा को हर साल आपको देना है, 2 बार में देना है। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पौधों में अच्छा फलन होगा और अच्छे फल आपको मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब, और अब लेते हैं अपना अगला पत्र। इसे भेजा है रुपेश कुमार ने उत्तराखंड से। डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि पॉपुलर की फसल खेत में इन्होंने मार्च 2012 में पेड़ लगाए थे जो अब पत्ते दे चुके हैं, लेकिन पेड़ पर जगह जगह फफूंद के भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीमारी से पेड़ को कैसे दूर रख सकते हैं, क्या क्या रोकथाम ये कर सकते हैं, इसी के बारे में ही आपसे चाहते हैं। देखिए रुपेश जी, आपने जो पौधे लगाए हुए हैं पॉपुलर के जी, आपको उसमें आपके जो प्रश्न में आपने जो लिखा है पत्र में, उससे पता चल रहा है कि उसमें कोई फफूंद का रोग लगा है और इसमें पाउडरी मिल्ड्यू नामक एक रोग है। इसका अक्सर आक्रमण होता है तनों के ऊपर या जो छोटी शाखाएं होती हैं उनके ऊपर होता है। तो इस रोग के बचाव के लिए आप उनकी सफाई कर दें। सफाई करके उस पर 2% बाविस्टिन के घोल का छिड़काव उस पर कर दें। जिस दिन मौसम साफ हो और वातावरण शुष्क हो, ऐसी अवस्था में इसका छिड़काव करके आप इस बीमारी का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, अब लेते हैं अपना अगला पत्र। इसे भेजा है कमलेश कुमार पटेल ने जिला रायगढ़ से, और ये लिखते हैं, मेरे पास 2 गुलाब के पौधे हैं, एक लाल कलर का और एक पीला। लाल गुलाब पीला गुलाब फूल खिल रहे हैं। इन पौधों की देखभाल किस प्रकार से करें, इन्हें किस प्रकार की खाद दें, कैसे पानी लगाएं, इसी के बारे में ये चाहते हैं विस्तृत जानकारी। देखिए कमलेश जी, आपने संभवतः 2 पौधे हैं, या तो आपने इनको ज़मीन में लगाया है या गमलों में लगाया है। जी। अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों पौधों का आप थाला बना लें और जो पानी है उसमें थाले के अंदर ही पानी दें और पौधे की आवश्यकता के अनुरूप पानी दें। जी। अगर पौधे में अब जरूरत नहीं है तो जरूरत से ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों के मरने की संभावना हो सकती है। दूसरी बात, अभी जो पुष्पन हो रहा है, जैसे फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद फूल थोड़े मुरझा जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप खिले हुए फूलों को जो सूख गए हैं उनको कटाई कर दें। और कटाई करने के बाद आप उसमें यूरिया का 1% का घोल बना करके, यानी कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम यूरिया घोल लें और उसका घोल बना करके उसका छिड़काव उस पर कर दें, ताकि उसमें नई वृद्धि हो जाए। उनमें नई वृद्धि के साथ ही उसमें नई कलिकाओं का विकास होगा और उससे आपको अधिक फूल मिल सकते हैं। तीसरी बात आपको जो है ध्यान रखने की ये है कि इसके अंदर अभी सर्दी के मौसम में जब ओस गिरती है तब इसमें एक लीफ स्पॉट नामक रोग आने की संभावना रहती है। और इस रोग से बचने के लिए आप ब्लाइटोक्स 50 नामक एक फफूंद नाशी होता है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के दर से आप घोल बना करके उसका छिड़काव पौधे की पत्तियों पे अच्छी प्रकार से कर दें, ताकि इस रोग से इसका बचाव हो सके। और कई बार पौधे के जो तने हैं, विशेषकर जो पुराने तने हैं, उन पर भी डाइबैक नामक रोग का आक्रमण अक्सर हो जाता है। तो उसके लक्षण ये हैं कि वो पौधा ऊपर से तना सूखना शुरू हो जाता है और वो पहले ब्राउन रंग का होता है, फिर वो काले रंग में हो जाता है। तो उसको 2 इंच नीचे से काट दें ताकि उसका कोई किसी प्रकार का संक्रमण पौधे में ना रहे, और उसके बाद उस पर बाविस्टिन का पेस्ट लगा दें। इस प्रकार से अगर आप अपने जो गुलाब के पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके गुलाब के पौधों से अच्छे फूल मिलते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये पत्र हमें भेजा है अब्बास खान ने जिला देवास मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब, ये कृषि यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, किस प्रकार के कृषि यंत्र ये खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए अब्बास साहब, आप कृषि में जो इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, सीड्रिल है। और सीड्रिल भी 2 प्रकार की हैं, एक सिर्फ बुआई के लिए है, एक खाद एवं उर्वरक दोनों का इस्तेमाल की जाती है। या आजकल बहुत प्रचलन है लेजर लेवलर का या रोटावेटर का। ये सारे कृषि यंत्र हैं जिनका आजकल हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बुआई के लिए
मशीन से करना चाहते हैं तो आपके लिए सीड ड्रिल को इस्तेमाल करना है। अगर आप मान लें गेहूँ सोयाबीन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो हैं, अगर आप चना है उसके लिए दूसरे प्रकार की जो सीड ड्रिल हैं बुआई के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खेत की अच्छी तैयारी के लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रोटावेटर ये आजकल बहुत ही मतलब सुगमता के साथ किसान भाई इसको ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर राज्य सरकारों ने अनेक योजनाओं के अंतर्गत इसमें छूट भी दी हुई है, तो आप रोटावेटर भी ले सकते हैं। और जो अच्छी किस्म के रोटावेटर हैं वो 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपया की जो है कॉस्ट में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आप ज़मीनों को समतल करने का, यानी कि आपके खेत अगर ऊंचे नीचे हैं तो उससे भी उत्पादन प्रभावित होता है, तो आप उसके लिए लैंड लेजरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में उपलब्ध है। और बहुत सारी भारत में इसकी कंपनियां बनाती हैं। जो उपयोगी यंत्र हैं आप उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा मूल्य और इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और अब घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन अगले शुक्रवार आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी चिट्ठी कार्यक्रम में कुछ और नए पत्रों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। और डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि कृषि जगत से मिली जानकारी से आप लाभ अवश्य उठाएंगे और अपने मित्र किसानों तक भी पहुंचाएंगे। हमें बहुत प्रसन्नता मिलेगी अगर आपके पत्रों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। कल फिर मुलाकात होगी कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।